जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, उसके टाइप्स में देखा था। एयर पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन जो क्रिएट होता है, ये ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इरोजन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, also the type of sustainable development. What are these causes? पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रहा है, desertification is also the cause of the environmental degradation, global warming, uh, poverty, governmental policies, urbanization, ये सारे causes है, as well as the effect हम लोग ने भी स्टडी किया था। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को हम लोग ने डिटेल में स्टडी किया है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ द मोस्ट फेमस डेफिनेशन इज गिवन by the ब्रूटलैंड रिपोर्ट। उनके अकॉर्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स व्हाट? Sustainable development is a development which going to meet the needs of the present. Present means अभी के जो people है, citizens है, उनका भी needs fulfill करेगा without compromising the ability of future generations to meet their own needs. तो इसका मतलब क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स ऐसा डेवलपमेंट वो आज के प्रेजेंट जो जनरेशन है उसका नीड्स तो फुलफिल कर रहा है, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग दी रिसोर्सेस ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। तो ऐसा नहीं आज के डेट के ऊपर जो जनरेशन है या करंट जनरेशन है, प्रेजेंट जनरेशन, उनका तो नीड्स फुलफिल हो रहा है, बट वो फुलफिल होने की वजह से रिसोर्सेस शॉर्टेज हो रहा है या फ्यूचर जनरेशन को फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है वेयर प्रेजेंट और द करंट सिटीजन जो है उनका भी नीड्स फुलफिल हो रहा है, but without compromising the ability of a future generation needs। जो future generations के needs रहने वाले हैं वो भी उनको मिलने वाला है। So that is the one of the most famous definition and the accepted by the all, जो ब्रूटलैंड रिपोर्ट के अंडर दिया था। Sustainable development is a development which going to meet the needs of the present people or the present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs। तो इसकी वजह से फ्यूचर जनरेशन के एबिलिटी के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं होने वाला है, उनको जो भी नीड्स रहेगा वो भी उनका फ्यूचर नीड्स भी फुलफिल होने वाला है। तो नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज फोकस है, उनका मेन फोकस क्या? इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो ह्यूमन बींग्स है उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना ईच एंड एवरी सिटीजन का, नॉट ओनली अ सिंगल सिटीजन बट पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ पे जो सिटीजन से जितने सारे पीपल थे वो सारे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करना, जिसको बोला जाता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो क्वालिटी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ is the main focus of the concept of the sustainable development. Now we are going to study why there is a need to achieve the sustainable development and हर एक कंट्री को क्यों जरूरी है to achieve the sustainable development. First, after the industrial revolution, that is the इन रिवॉल्यूशन का मतलब है एक ड्रास्टिक ह्यूज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना इंडस्ट्रियल सेक्टर में, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। सो आफ्टर दैट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन our social, cultural as well as the economic values has changed, and due to these changes in the lifestyle, the materialistic demand have also increased, and to meet this increasing demand, to satisfy the quality of life, there is a need for a सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से क्या हुआ है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन सेम है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का सारा डेवलपमेंट हुआ है। तो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट होने की वजह से हमारा कल्चरल, इकोनॉमिक, सोशल एज वेल एज ईच एंड एवरी वैल्यू एज वेल एज द लाइफ ऑफ ए होल पीपल एज चेंज, एंड टू अचीव दिस changing as well as to improve the quality of a lifestyle, to achieve the increasing demand for a human beings, there is a need for the sustainable development. Now what second need क्या है? sustainable development achieve करना क्यों जरूरी है? To overuse the natural resources has created the problem of generation. Voice break हो रहा है, the same issue with all of you. वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? नो बेटा, आपका नेटवर्क चेक करो, चाहिए तो फिर से लॉग इन करो। Okay, the overuse of natural resources going to create the problem of generation of solid waste material,
mainly in the urban and the industrial areas. So this is going to cause the degradation of natural environment, that is the plant and animals. देखो अभी जो करंट जनरेशन है वो नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज कर रहा है, नेचुरल रिसोर्स क्या है, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी चाहिए, तो हम लोग ही उसका ज्यादा यूज करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको वो अवेलेबल नहीं होगा, इधर उसका शॉर्टेज होगा। तो ये जो ओवर यूज हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, जिसकी वजह से सॉलिड वेस्ट क्रिएट हो रहा है ज्यादातर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल एरिया में, जिसकी वजह से डिग्रेडेशन होता है नेचुरल एनवायरनमेंट का, वो रोकने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर जनरेशन को भी नेचुरल रिसोर्सेस चाहिए, उनके भी नीड्स फुलफिल करना है, एंड जिसकी वजह से वी शुड यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि उनका भी नीड्स फुलफिल होगा। नेक्स्ट, ड्यू टू द ओवर यूज ऑफ वाटर बॉडीज, इतना ही नेचुरल रिसोर्सेज हम लोग सारे रिसोर्सेज क्या कर रहे, ओवर यूज कर रहे, तो इधर वो लैंड होगा, वाटर होगा, तो ये वाटर बॉडी इज गेटिंग पॉल्यूटेड। तो हम लोग देखते हैं वाटर ओशन का है, रिवर का है, वाटर जहाँ पे हम लोग गंदा पानी डाल देते हैं, या केमिकल वाला इंडस्ट्री से पानी रिलीज किया जाता है, केमिकल जिसमें केमिकल रहते हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो वाटर बॉडी है दैट इज ओशन, रिवर्स, वो क्या हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है, एंड जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो रहा है, एंड ये रोकने के लिए हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर है। जैसे हम लोग भी बोलते हैं अभी ये वाटर प्रिजर्वेशन के लिए बहुत सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, पानी क्या करना चाहिए, बचा के यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी भी बारिश का भी देखो, ऐसे बहुत सारे एरिया है जहाँ पे बारिश नहीं हो रहा है, रेनी सीजन नहीं हो रहा है, और हम लोग ऐसे कंटिन्यूअसली वाटर यूज करेंगे, एक्सेस वाटर यूज करेंगे, तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन को क्या होने वाला है, उसका शॉर्टेज रहेगा। तो ये ओवर यूज ऑफ द वाटर बॉडीज ऑल्सो गोइंग टू स्टॉप दिस ओवर यूज। हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट को स्टडी करना एंड इकोनॉमी में अप्लाई करना नेसेसरी है। Next, the forest also getting depleted. So natural resources में सारा आता है, वाटर है, वाटर भी नेचुरल रिसोर्स है, ट्रीज भी क्या है, पूरा फॉरेस्ट भी क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, जिसका हम लोग ज्यादा यूज करें, एक्सेस यूज करें, तो सेम ये फॉरेस्ट हम लोग कट कर रहे हैं। क्यों? हमारे पर्सनल यूज के लिए, जहाँ पे इधर हम लोग को इंडस्ट्री खड़ा करना है, नहीं तो खुद के लिए बिल्डिंग्स या कहीं कंस्ट्रक्शन करना है, तो वहां पे जो फॉरेस्ट रहेगा उसको क्या किया जाता है, कट किया जाता है, तो जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है, एंड जो अर्थ के, पृथ्वी के सरफेस के ऊपर जो सॉइल है दैट इज डिपॉजिटेड इन द रिवर वैली। क्यों? क्योंकि पानी के साथ वो जो भी मिट्टी है वो क्या होगा, बह जाके रिवर में जाएगा, एंड जिसकी वजह से फ्लड आता है। क्यों? क्योंकि पानी में मिट्टी रहेगा तो आगे फ्लो नहीं होगा, तो ज्यादा बारिश होने के बाद सीधे एग्जाम्पल्स ऑफ द मुंबई, स्पेशली दादर एंड ऑल, थोड़ा भी हेवी रेनफॉल हुआ तो वहां पे क्या होता है, पूरा रोड पे पानी आता है। क्यों? क्योंकि हम लोग पानी में जो भी कचरा डालते हैं उसकी वजह से फ्लो रुक जाता है वहां पे। तो सेम यहाँ पे पानी में मिट्टी का फॉरेस्ट कट करने के बाद उसके ऊपर जो मिट्टी था वो लैंड के ऊपर, वो पानी के साथ रिवर्स में जाता है, एंड जिसकी वजह से वो ब्लॉक होता है, उस फ्लो रुक जाता है, तो विच इज गोइंग टू कॉज द फ्लड। फ्लड को बोला जाता है पुराना एक्सेस पानी। नहीं तो आजकल थोड़ा भी रेनफॉल हो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, थोड़ा ही रेनफॉल होने के बाद डायरेक्ट मुंबई में क्या आता है, पूरे रोड पे पानी आ जाता है। नेक्स्ट इज द फेलिंग ऑफ ट्रीज हैज आल्सो रिजल्टेड इन द इंक्रीजिंग रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली। क्यों? क्योंकि ट्रीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, विच इज वेरी यूजफुल फॉर अस टू सर्वाइव। हम लोग को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, अदरवाइज वो नहीं रहेगा तो पॉसिबल नहीं है। सो प्लांट एंड ट्रीज क्या करते हैं, जो भी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कंज्यूम करके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कंज्यूम होगा? तो ट्रीज कट करने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट, ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल्सो देयर इज ओवर यूज ऑफ ऑल रिसोर्सेज। तो ये पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करने के लिए एंड जो नेचुरल रिसोर्सेज का एक्स्ट्रा एक्सेस यूज हो रहा है उसको रोकने के लिए, ज्यादा यूज हो रहा है उसको रोकने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अप्लाई करना चाहिए। So why there is a need to use the sustainable development to save our natural resources for the future generation? फ्यूचर जनरेशन को नेचुरल रिसोर्सेज सेव करके रखने के लिए, तो अदर वो फॉरेस्ट है, वाटर है, ट्रीज है, प्लांट्स है,
एज वेल एज ऑक्सीजन भी उनको नेसेसरी है टू सर्वाइव। तो ये सब नेचुरल रिसोर्सेज जो है, जो उनको भी नीड, उनका भी नीड फुलफिल करने वाला है, तो उसका वेस्टेज हो रहा है, एक्सेस यूज हो रहा है, वो कहीं पे तो रोकने के लिए हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? क्या क्या प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस दिया है? देखो, फर्स्ट हम लोग प्रिंसिपल देखते हैं, देन हम लोग गाइडलाइंस देखेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट इंटीग्रेशन ऑफ द एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक डिसीजन। देखो, it to require the economic development and the economic decisions going to adequately affect the environment, which is going to include the human health। कोई भी इकोनॉमी के ऊपर अफेक्ट होता है, तो इकोनॉमी एनवायरमेंट के ऊपर अफेक्ट करेगी, एंड एनवायरमेंट going to impact ऑन द ह्यूमन वेल्थ, जो हमारा वेल्थ है उसके ऊपर अफेक्ट होने वाला है। सो इनिशिएटिव शुड बी टेकन एडिक्वेटली टू टेक इनटू अकाउंट द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। तो हमारा हेल्थ, इकोनॉमिक अफेक्ट होने वाले के बाद इन्वायरमेंट अफेक्ट होगा, एनवायरमेंट अफेक्ट होने के बाद हमारा हेल्थ अफेक्ट होगा, एंड ये सब रोकने के लिए वी शुड take the certain decisions in favor of the both economic as well as the environment. That is known as the integration of environment and the economic decisions. ये हेलो हेलो। अरे ऑडिबल? हेलो? यस मैम। ओके ओके। कैन एनीबडी शेयर द स्क्रीन, जो मैंने पेजेस शेयर किया था, क्योंकि मेरा मोबाइल से नहीं हो पाता है। नहीं तो एक बार रुको, रुको एक बार मैं ट्राई करती हूँ। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा। यस मैम। क्या दिख रहा है वो बताओ? पेजेस शो हो रहा है क्या प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस का? हेलो? यस मैम। हेलो हेलो? यस प्रिंसिपल्स एंड यस गाइडलाइंस मैम, शो हो हो रहा रहा है है शो। क्या? यस मैम। Okay, so the principle first integration of environment and the economic decisions. So as you know, environment affect to our economic affect to our environment is going to affect, and environment affect हो रहा है, so it is going to affect the human wealth. So because of to achieve the sustainable development, we have to take the decision in such a way that both should be achieved, economic as well as the environment development. Next is a step.
a stewardship which is going to manage the environment and the economy for benefits of present as well as future generations. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट का मतलब ही क्या है? आपको रिसोर्सेस यूज करना है बट विदाउट सैक्रिफाइसिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। आपके रिसोर्सेज जो आप यूज कर रहे हो या जो भी नीड्स आपकी फुलफिल हो रही है वो कंप्लीट करना है, यूज करना है, बट उसका फ्यूचर जनरेशन के ऊपर कोई भी शॉर्टेज नहीं होना चाहिए। So stewardship is nothing but the which going to manage the environment as well as the economy for benefit of present as well as the future generation. So this stewardship going to require the recognition that we are the caretakers of the environment and the economy. So as a human, yeah, as a part of a nature, yeah, as a part of the economy, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि हम लोग केयर टेकर है कि हमारा हमारे एनवायरमेंट का एज वेल एज इकोनॉमी का भी ख्याल रखना है, ताकि जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उसका बेनिफिट हमें भी मिलना चाहिए एंड फ्यूचर जनरेशन को भी मिलना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज दैट शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा है? शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ एक ही इंडिविजुअल पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो कर रहा है इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना पॉसिबल नहीं है। सारे सिटीजन, सारे अर्थ के ऊपर जो भी प्रेजेंट जनरेशन है वो सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी शुड टेक केयर ऑफ आवर एनवायरमेंट एंड द इकोनॉमी टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो किसी एक या दो पर्सन उसको फॉलो कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो नहीं होगा। ये सबका कॉमन कंबाइन एंड शेयर्ड कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट इज द प्रिवेंशन दैट इट इज रिक्वायर्ड दैट वी एंटिसिपेट, प्रिवेंट और मिटिगेट सिग्निफिकेंट एडवर्स का मतलब होता है निगेटिव इम्पैक्ट, एडवर्स एनवायरमेंटल as well as economic impact of policy programs and the decision। so हमको ये भी देखना है ऐसा कोई पॉलिसीज या प्रोग्राम्स या कोई डिसीजन जो एनवायरमेंट या इकोनॉमी के ऊपर निगेटिवली अफेक्ट करता है। एडवर्सली का मतलब होता है निगेटिव, जो निगेटिव अफेक्ट करता है तो हम लोग को उसको प्रिवेंट करना है, उससे वो डिसीजन हम लोग को फॉलो नहीं करना है, या इकोनॉमी या एनवायरमेंट में वो डिसीजन को यूज नहीं करना है, इम्प्लीमेंट नहीं करना है। दैट इज द प्रिवेंशन। नेक्स्ट इज अ कंजर्वेशन। जैसे एग्जांपल देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबका है एनवायरमेंट के लिए, एनवायरमेंट को लेकर हो, इकोनॉमी को या सोसाइटी को लेकर। तो यहाँ पे कंजर्वेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबका है। क्यों? बिकॉज टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट it required to maintain the essential ecological process, biological diversity as well as the life support system of the environment। ये पूरा एनवायरमेंट का जो इकोसिस्टम है, यो मैनमेड हो या नेचुरल हो, कंपोनेंट से बना हुआ, ये सब क्या है? इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। एक भी इसका अफेक्ट होगा तो अदर आर गोइंग टू अफेक्ट। सो इसकी वजह से क्या देखना है हम लोग को? सारे रिसोर्सेस को, सारे नेचुरल रिसोर्सेस को, सारे इकोलॉजिकल सिस्टम को प्रॉपरली मेंटेन करके रखना है, उसको कंजर्व करके रखना है, ताकि वी आर गोइंग टू यूज द इफिशिएंटली रिसोर्सेस एंड मैक्सिमम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हम लोग यूज करेंगे, एंड कम से कम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हमें यूज करना है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब है जिसको एक बार यूज किया तो वो फिर से नहीं होता है, वो खत्म हो जाता है, दैट इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एंड रिन्यूएबल का मतलब क्या है? जो हम लोग बार बार इसको यूज कर सकते, दैट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो हम लोग को ज्यादा से ज्यादा इफिशिएंटली मैक्सिममली क्या यूज करना चाहिए? रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए। नेक्स्ट इज अ वेस्ट मिनिमाइजेशन। जो हम लोग वेस्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्स, आइदर वो वाटर हो या कोई भी नेचुरल रिसोर्सेस हो, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। कम से कम वेस्ट कैसे होगा वो देखना चाहिए। सो इट इज टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट देयर इज अ नीड टू रिड्यूस द रीयूज। ज्यादा से ज्यादा यूज कम करना चाहिए, रिसाइकल हैंडल करना चाहिए एज वेल एज रिकवर द प्रोडक्ट ऑफ अवर सोसाइटी। रिसाइकल का मतलब है एक चीज को हम लोग फिर से यूज कर सकते हैं, रिसाइकल करके, उसके ऊपर प्रोसेस करके, that is known as the recover and the recycle। Next is the enhancement। so to achieve the
sustainable development, it is required that we should enhance the long-term productive capability, quality and capacity of our natural ecosystem. So to enhancement अचीव करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए हमको ये करना है कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी हमारा इम्प्रूव होना चाहिए, क्वालिटी इम्प्रूव होना चाहिए, एज वेल एज कैपेबिलिटी भी इम्प्रूव होना चाहिए। क्योंकि क्वालिटी एंड कैपेबिलिटी इम्प्रूव हुआ तो ही नेक्स्ट जनरेशन के जो भी नीड्स है वो फुलफिल हो सकते हैं। नेक्स्ट इज दैट द रिहैबिलिटेशन एंड द रिक्लेमेशन। So this also requires sustainable development also require that restore damage or the degraded environment। जो हमारा डैमेज और डिग्रेडेड एनवायरमेंट है, डिग्रेडेड एनवायरमेंट मतलब जिसका क्वालिटी खराब हुआ है, जो खराब हुआ है एनवायरमेंट, ऐसे एनवायरमेंट का हमको बेनिफिशियली यूज करके देखना चाहिए। मीन्स उसको कहीं और जगह पे हम लोग यूज कर सकते क्या, उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करके उसको यूटिलाइज या यूजेबल बना सकते हैं क्या, दैट इज अ रिहैबिलिटेशन एंड द रिक्लेमेशन। ताकि हमारा जो भी डिग्रेडेड एनवायरमेंट है या रिस्टोर डैमेज एनवायरमेंट है उसको हम लोग रीयूज कर सकेंगे। Scientific as well as technological innovation there is a needed. So to achieve the sustainable development, scientific and technological development research होना चाहिए, और ताकि जो भी फ्यूचर एनवायरमेंट है उसका क्वालिटी भी बढ़ेगा एज वेल एज इकोनॉमिक ग्रोथ भी अचीव होगा। नेक्स्ट इज अ ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्लोबल का मतलब है वर्ल्ड। So it is not a individual person's responsibility, it is a global responsibility। मीन्स पूरे अर्थ पे जितने भी ह्यूमन बींग्स है वो सब लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज दैट, प्रिंसिपल इतना था, नेक्स्ट गाइडलाइंस है। हाँ, global responsibility, total 10 guideline principles are given। Next, what are the guidelines are given to achieve the sustainable development? First guideline is that efficient use of resources। तो हर एक इंडिविजुअल को देखना चाहिए जो भी मैं नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर रही हूँ उसका इफिशिएंटली प्रॉपरली यूज करना चाहिए विदाउट एनी वेस्टेज। उसका कहीं पे भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए, और उसका जो भी मैं यूज कर रही हूँ दैट इज ओनली फॉर द प्रोडक्टिव एंड द डेवलपमेंट पर्पज। ताकि मेरा जो रिसोर्सेज यूज कर रही हूँ मैं उसका कोई भी निगेटिव इफेक्ट नहीं रहेगा। वो रिसोर्सेज का यूज करके मुझे इकोनॉमी को ग्रोथ अचीव करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना है, जिसकी वजह से हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको पूरी तरह यूज करना है। नेक्स्ट इज द पब्लिक पार्टिसिपेशन देयर इज अ नीडेड। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक या सिंगल इंडिविजुअल पर्सन का नहीं है, नाइदर सिर्फ गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी को डेवलप करना या ग्रोथ अचीव करना या प्रॉब्लम सॉल्व करना। एज अ सिटीजन हमारा भी उतना ही इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एनवायरमेंट में जो भी नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है तो हर टाइम गवर्नमेंट ही क्यों देखेगा या कोई इंडिविजुअल डिपार्टमेंट ही क्यों देखेगा। अभी सारा भी एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट इज देयर, बट उनको ही पूरे एनवायरमेंट का देखना है कि हम लोग हमारे आजू बाजू में जो एनवायरमेंट है उसको क्लीन रख सकते हैं। हम लोग डेली में जो नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं लाइक वाटर है, प्लांट्स है, या एन नंबर ऑफ द रिसोर्सेज, लैंड है, वॉइस हमें स्लो आ डेली रहा है। देखना चाहिए। वॉइस स्लो आ रहा है। यस मैम। अब आ रहा है बराबर। ओके, जस्ट वेट। public participation, there is a need of the participation of the each and individual citizen। हर एक सिटीजन का पार्टिसिपेशन वहां पे नेसेसरी है टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे उन्होंने गाइडलाइंस दिया है कि ईच एंड एवरी पब्लिक को वहां पे पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव हो सके। अंडरस्टैंडिंग एंड द रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द कॉमन सोशल कॉमन फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरमेंट इन द कंट्री। सो हर एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग हमारे एनवायरमेंट को अंडरस्टैंड करना चाहिए। एनवायरमेंट का टाइप क्या है, हमारे किस एक्टिविटी की वजह से हमारे एनवायरमेंट को डैमेज हो सकता है, हमारे एनवायरमेंट को रिस्पेक्ट करना चाहिए। कि जैसे हम लोग कुछ भी खा के इधर उधर फेंक देते हैं बाहर कचरा, दैट शुड नॉट बी डू। तो ये इसकी वजह से क्या, और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन तो यही है। सो प्लांट्स लगाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, एटलीस्ट साल में एक तो प्लांट लगाना चाहिए। उसका पूरी तरह हम लोग को ख्याल रखना चाहिए कि वो प्रॉपरली ग्रो हो रहा है नहीं, उसको डेली वाटर रिक्वायर है, सनलाइट रिक्वायर है, वो दे देना। सो ये ईच एंड इंडिविजुअल को हमारे एनवायरमेंट को रिस्पेक्ट करना चाहिए एज वेल उसको
अंडरस्टैंड भी करके लेना चाहिए। नेक्स्ट, एक्सेस टू एडिक्वेट इंफॉर्मेशन एज वेल एज हमारा राइट है कि हमारे एनवायरमेंट के बारे में एडिक्वेट प्रॉपर यानी सही इंफॉर्मेशन, प्रॉपर एंड राइट इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए कि हम लोग हमारे एनवायरमेंट को सपोर्ट करके कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं, एज वेल एज क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे पास है एनवायरमेंट का क्वालिटी बढ़ाने के लिए, ह्यूमन वेल्थ का क्वालिटी बढ़ाने के लिए। ये एक्सेस टू एडिक्वेट इंफॉर्मेशन, सो हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड एडिक्वेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। इंटीग्रेटेड डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग, हमारा डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग कैसे होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, विच इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द अदर। सो प्लानिंग शुड बी सच अ वे दैट कि क्रॉस सेक्टोरल incorporate time horizons as well as it is related to the long term implications and which are going to result in a efficient as well as the timely policies should be there। तो जो भी डिसीजंस होने वाला है, जो भी इकोनॉमी या एनवायरमेंट के रिलेटेड जो प्लान होने वाला है, वो प्लान बनाते वक्त हम लोग को देखना चाहिए कि एनवायरमेंट के ऊपर उसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे कैसे अचीव कर सकते हैं वो भी हम लोग को देखना है। नेक्स्ट इज अ सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन का मतलब है वी can encourage and promote the development and use of the substitutes for the scarce resources। तो हम लोग जो इकोनॉमी में स्कर का मतलब है शॉर्टेज रिसोर्सेज, जो शॉर्टेज रिसोर्सेज है उसका जो सब्सटीट्यूट रिसोर्सेज रहेगा, सब्सटीट्यूट मतलब वो शॉर्टेज है उसकी जगह पे हम लोग दूसरा यूज करेंगे। सो आपको प्रमोट करना है, लोगों को इनकरेज करना है कि ये रिसोर्सेज हमारे पास, हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री में या वर्ल्ड में शॉर्टेज है तो उसका ज्यादा यूज मत करो, उसके जगह पे जो सब्सटीट्यूट रिसोर्स है उसका मैक्सिमम यूज करो ताकि एनवायरमेंटल एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करने के लिए। सो ऑल दीज आर द गाइडलाइंस एंड द प्रिंसिपल्स वे आर गिवन by the Brundtland report to achieve the concept of the sustainable development। So what is mean by sustainable development? Fulfilling the needs of present generation without sacrificing the needs of future generation। हम लोग को हमारा नीड्स भी फुलफिल करना चाहिए, बट हमारा नीड्स फुलफिल करने के वजह से फ्यूचर जनरेशन के नीड्स के ऊपर अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये देखना है ना। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तीन मेन कंपोनेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल। सो उन्होंने यहाँ पे डायग्राम दिया है जिसको वेन डायग्राम बोलते हैं, बीच में सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिया है एंड साइड में तीन सर्कल्स दिया है, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट नॉट ओनली द इंडिविजुअल but it is the development of environment, development of the economic position as well as the development of the social as well as the society, that is known as the sustainable development। means चारों तरफ से डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमिकली भी, एनवायरमेंटली भी एज वेल एज सोशली भी डेवलपमेंट हो रहा है। मीन्स ह्यूमन क्वालिटी लाइफ बढ़ते जा रहा है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है, थिंकिंग इंक्रीज हो रहा है, दैट इज अ सोशल। इकोनॉमिकली डेवलपमेंट मीन्स इकोनॉमी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड एनवायरमेंट डेवलपमेंट का मतलब एनवायरमेंट का जो डिग्रेडेशन हो रहा था वो सॉल्व हो रहा है, एंड हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसका प्रॉपरली पूरी तरह हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। एंड ये तीनों जब अच्छे होगा दैट इज मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। So to achieve the sustainable development, there is a need to achieve development in all these three sectors: economic, social, as well as the environment। Now next concept जो हम लोग को study करना है that is the poverty and the environment, how they are interrelated। both poverty and environment दोनों कैसे interrelated है। And one more topic that is the principles contained in the Rio Declaration। वो 27 प्रिंसिपल्स आर देयर, वो 27 प्रिंसिपल्स भी हम लोग को देखना है। रायो डिक्लेरेशन जो एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके अंडर जो प्रिंसिपल दिया था दैट इज द रियो डिक्लेरेशन बोलते हैं उसको। सो पॉवर्टी एंड एनवायरमेंट स्टडी करेंगे, हाउ दे आर इंटर रिलेटेड। सो नेचुरल एनवायरमेंट लाइक एयर, वाटर एंड लैंड और द फूड इज नथिंग बट द सोर्स ऑफ द एवरीवन फॉर सर्वाइव। इवन जो भी एनिमल्स है, बर्ड्स है, उनको भी सर्वाइव होने के लिए ये नेचुरल रिसोर्सेज यूज है, नॉट ओनली द ह्यूमन बींग्स बट पूरे एनवायरमेंट में जितने भी सारे लिविंग है कंपोनेंट
जिसको हम लोग बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं, उनको जिंदा रहने के लिए एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज जरूरी है। दैट इज एयर, वाटर एंड द फूड। ये रिसोर्सेस रहेंगे तो ही हम लोग इकोनॉमी में सरवाइव हो सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द पॉवर्टी एंड एनवायरमेंट, हाउ दे आर इंटरलिंक थ्रू द main four dimensions. First dimension is a livelihood. If suppose the natural environment is suffering from provides the food, water, energy and shelter to the poor people, then they also going to increase the standard of living and also going to fulfill their basic needs. Poor people, if natural environment या natural हमारा जो रिसोर्सेस है वो सफिशिएंट फूड, वाटर एंड एनर्जी पुअर लोगों को भी सप्लाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो लोगों को, पुअर पीपल को भी बेसिक फैसिलिटीज फुलफिल करने के लिए, बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए हेल्प करता है। सो नेचुरल एनवायरनमेंट गोइंग टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज फॉर पुअर पीपल टू अर्न देयर इनकम in sectors like agriculture, fishing, forestry, tourism, as well as both in formal and the informal markets also. So environment जितना ज्यादा strong या powerful रहेगा natural environment, वो हमारे poor people को एक support देने वाला है, उनको food supply करने वाला है, energy supply करने वाला है, उसके साथ उनको income earning भी वे क्रिएट करके देने वाला है थ्रू एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, जिसके थ्रू दे कैन अर्न द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द इनकम। Next is the health risk. If suppose the environment is going to be a damaged environment, suppose हमारा जो environment है वो damaged environment है, तो again it going to affect the health of the each and individual. So either वो poor हो या rich हो, but the poor people don't have the sufficient amount of a fund to take the treatment and जिसकी वजह से उनका हेल्थ के ऊपर अफेक्ट होने के चांसेस है। बट सपोज हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट क्वालिटेटिव है, अच्छा नेचुरल एनवायरनमेंट है, which is not going to create the pollution या any skin problems या एलर्जीज या कोई भी तरह का डिजीज या बीमारी जब वो क्रिएट नहीं करता है, तो ऑटोमेटिकली इट इज सपोर्टिंग द पुअर पीपल हेल्थ। जो पुअर लोग हैं उनको हेल्थ, उनके हेल्थ को वो सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट थर्ड इज resilience to environmental risk. It is nothing but the poor people actually affected by the natural disasters, either वो फ्लड हो, साइक्लोन हो, अर्थक्वेक हो। क्यों? क्योंकि रिच पीपल उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड है, लॉस फंड होने की वजह से जो भी लॉस हुआ है वो रिकवर हो सकता है। बट कोई भी जब नेचुरल कैलेमिटी आती है, आइदर वो फ्लड, फेमाइन हो, अर्थक्वेक हो या ड्रॉट पड़ना हो, फर्स्ट अफेक्टेड पर्सन कौन रहता है? पुअर पीपल। क्यों? क्योंकि उनके पास जो भी थोड़ा बहुत था वो चला जाता है एंड उनके पास फंड भी अवेलेबल नहीं है कि न्यूली उनका पूरा सेटअप करने के लिए, फैमिली का है या बेसिक नेसेसिटी फुलफिल करने के लिए। तो एनवायरमेंटल रिस्क ज्यादातर किसको रहता है? पुअर लोगों को ज्यादा रहता है। एंड सपोज नेचुरल कैलेमिटी या नेचुरल एनवायरमेंट नहीं आता है, so it is going to improve the quality of the poor people and poor people will not going to affect. तो इन्होंने यहाँ पे ये पॉइंट्स देकर क्लियर किया है कि how environment and poor people when poverty are interrelated. Next is the economic development. Environment, as you know, going to contribute to achieve the economic growth as well as the development by providing the employment opportunities in agriculture, energy, forestry, fisheries and the tourism. So ये सारे सेक्टर्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, हो रहा है किसकी वजह से? एनवायरमेंट की वजह से। सपोज एनवायरमेंट हमारा प्रॉपरली डेवलप या डिग्रेडेड एनवायरमेंट है, तो अब पॉसिबल नहीं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करना। तो जिसकी वजह से ये पुअर पीपल को जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके देता है इन एरियाज लाइक फिशरी, एग्रीकल्चर एज वेल एज इन द टूरिज्म सेक्टर्स। तो जिसकी वजह से दे आर गोइंग टू अर्न द लेवल ऑफ इनकम एंड गोइंग टू डेवलप देयर इकोनॉमिक सिचुएशन। एंड इफ तो इन शॉर्ट क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट अच्छा है तो इट इज गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ए पॉवर्टी। तो पुअर पीपल को फूड भी मिलने वाला है एज वेल एज द नेचुरल रिसोर्सेज भी अवेलेबल होने वाला है। दे आर गोइंग टू गेट द जॉब अपॉर्चुनिटीज इन एरियाज लाइक एग्रीकल्चर है, फिशरीज है एंड नंबर ऑफ द एरियाज है जो जो नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड है, वहां पे उनको जॉब मिलने के भी चांसेस है। So, and because of that, poverty is interrelated with the natural environment. If the environment is good,
then it is able to solve the problem of the poverty at a some extent. तो किसी परसेंट तक हम लोग पॉवर्टी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. बट सपोज नेचुरल एनवायरनमेंट प्रॉपर नहीं है, नेचुरल कैलेमिटी आ रहा है या प्रॉपरली डेवलप नहीं हो रहा है, रिसोर्सेज का शॉर्टेज है, तो पुअर पीपल इज गोइंग टू अफेक्टेड एट अ लार्जर लेवल. So this is the interconnection between the poverty and the natural environment. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स कंटेन इन द यो डिक्लेरेशन. तो इसका जस्ट मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ. प्रिंसिपल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. व्हाट इज द रियो डिक्लेरेशन. तो रियो डिक्लेरेशन इज द कॉन्फ्रेंस विच इज ऑन द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जो 1992 में हुआ था. यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट जो 1992 में हुआ था, जिसको अर्थ समिट भी बोला जाता है. एंड ये रियो डिक्लेरेशन, ये कॉन्फ्रेंस में 27 प्रिंसिपल्स दिए गए विच इज गोइंग टू गाइड टू अचीव द फ्यूचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अराउंड द वर्ल्ड. तो ये पूरे वर्ल्ड को उन्होंने 27 प्रिंसिपल्स दिए हैं, जिसके थ्रू जिसको फॉलो करके हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं. तो वो 27 प्रिंसिपल्स इज नथिंग द रायो डिक्लेरेशन. तो दैट इज द प्रिंसिपल्स कंटेन इन द रायो डिक्लेरेशन. तो ये जो 27 प्रिंसिपल्स है, रोल ऑफ ह्यूमन स्टेट सोवेरियंटी, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ओके आज का टॉपिक क्लियर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का. ये देखो सब 27 प्रिंसिपल्स आर देयर. ये फिर 27 प्रिंसिपल्स होने के बाद अपना सेकंड सॉरी थर्ड मॉडल इकोलॉजी हो जाएगा. इज देयर एनी डाउट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक क्लियर है सबको. ओके जस्ट वेट, आई विल टेक द अटेंडेंस. मैं प्रेजेंटिंग बंद करती हूँ. मुझे आपके प्रोजेक्ट भी चेक करना, मैं देखती हूँ आज सब लोग ने प्रोजेक्ट सबमिट किया है. यहाँ पे 82 लोग हैं. ऐसा कोई है क्या जिसने अभी तक प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया है? मैम सबमिट किया है पर पता नहीं गया है कि नहीं. हाँ मैं देखती हूँ ना, मैं चेक करके बताएगी किस किस का प्रोजेक्ट मुझे मिला है. ओके.
हाँ बेटा, अटेंडेंस हो गया, यू कैन लीव नाउ। बाय, टेक केयर एवरीवन।